हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, बीपी 802T। यूनिट फर्स्ट देखेंगे हम आज और लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू WHO। जो डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन मतलब जो डेफिनेशन दिया गया है 1948 में, वो कौन सा डेफिनेशन है? हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि जो हेल्थ है वो कंप्लीट होना चाहिए। किससे किससे कंप्लीट होना चाहिए? जो भी हमारा फिजिकल है वो, मतलब हम फिजिकली एकदम मेंटेन होने चाहिए, ना कि कोई भी ऐसे फिजिकली इशू होना चाहिए। मेंटली भी मेंटेन होना चाहिए और सोशली भी मेंटेन होना चाहिए। और जो हमारे शरीर में कोई भी ऐसी डिजीज ना हो जो कि प्रेजेंस हो और उसे हम हेल्थ की डेफिनेशन दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हेल्थ है वो एकदम पूरे प्रॉपरली जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल, उसे फॉलो करना चाहिए। अब इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इन 1984 के अकॉर्डिंग। क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि जो एबिलिटी है, मतलब द एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। मतलब कि जो प्रोडक्टिव लाइफ में क्या होता है कि जो भी ह्यूमन है या जो भी पर्सन है, वो जो भी काम कर रहा है या अपने हेल्थ के ऊपर या कोई भी काम कर रहा है, तो वो ये ना समझे कि वो किसी के फोर्स में आके कर रहा है, न कि वो सोशली फोर्स में आके कर रहा है, न कि इकोनॉमिकली फोर्स में आके कर रहा है। वो क्या कर रहा है उससे उसे रूबरू होना चाहिए। हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स for the development of individual, group, family and country। जो हेल्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि डेवलप करता है। जैसे इंडिविजुअली डेवलप होना चाहिए, ग्रुप में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो फैमिली है वहाँ पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और कंट्री में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जब हम इंडिविजुअली अगर हम डेवलप होंगे तो ग्रुप डेवलप होगा, हमारी फैमिली डेवलप होगी, उसके आगे कंट्री डेवलप होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, इन फीचर को हम अगर, इन क्राइटेरिया को हम फुलफिल करें या इन फीचर्स को हम फॉलो करें, तो हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। गुड मेंटल कंडीशन, जो हमारी माइंडली, जो हमारा माइंड है, जो हमारा मेंटल है, उसे हम गुड कंडीशन में होना चाहिए। हेल्थी एंड बैलेंस्ड डाइट, या जो हम डाइट ले रहे हैं या जो भी फूड ले रहे हैं, वो हेल्थी भी होना चाहिए और एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए। ना कि एक्सेस में होना चाहिए और ना कि लो होना चाहिए। और हम डेली, क्या होता है कि रेगुलरली एक्सरसाइज होना चाहिए। अगर अपने हेल्थ को प्रॉपर रखना है या अच्छा रखना है तो एक एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली होना चाहिए। और बैलेंस न्यूट्रिशन, और जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं या जो भी हम पोषण ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम इतना खा लेंगे तो एक ही बार में हमारा हेल्थ सही हो जाएगा, या कम खा लेंगे तो हेल्थ सही रहेगा। ये नहीं है, बैलेंस डाइट रहना चाहिए, न कि कम और न ही ज्यादा। रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कि अगर हम अपना जो हेल्थ है उसे हम अच्छा रखना चाहते हैं, गुड रखना चाहते हैं, एनफ रखना चाहते हैं, तो जो सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सो गए हैं, रात में सोते हैं। बहुत लोग ये होते हैं कि वो रात में नहीं सोते, दिन में सोते हैं, दिन में नहीं सोते, रात में सोते हैं, या रातों दिन नहीं सोते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि जो हमारा हेल्थ है वो इससे अफेक्टेड हो सकता है। कि जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि दिन में जागना, रात में सोना, उसे हम फुलफिल करें। मतलब ये जरूरी नहीं है कि दिन में ही सोना और रात में ही जागना, या रात में जागना या दिन में सोना। ये जरूरी है कि हम जो 8 घंटे नींद है उसे हम प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं। अगर हमें, जैसे हम 12 घंटे जागते हैं, उसमें कोई भी स्ट्रेस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है,
तो अगर हम सो गए तो वो चीज भूल सकता है हमें। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हेल्थ को अच्छा रखना होगा तो जो स्लीप है वो बहुत ही, जब हम सोते हैं या जब हम आराम करते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। टेक ए मल्टीवाइटमिन सप्लीमेंट्स, अगर हम मल्टीवाइटमिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ को मतलब मेंटेन करने के लिए या हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए। और हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, मतलब कि हमारे हेल्थ में हमें पानी, कहते हैं ना, 6 से 7 लीटर लगभग पानी पीना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए। अगर हम पानी पी रहे हैं और अच्छा खासा पानी पी रहे हैं जिससे कि सर्कुलेशन ब्लड का जो है, या जो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रहा है वो प्रॉपर वे में हो, तो हमारा जो मतलब हेल्थ है वो एकदम प्रॉपर रहेगा। और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। अब एनवायरमेंट, आप सोचेंगे कि एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है। एनवायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं या बहुत सारे स्मोक्स होते हैं, जिससे कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं अपने बॉडी में, तो वो क्या करता है, जो भी कॉजेज रहते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं और एक बहुत बड़ा फैक्टर, हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इफेक्टिंग फैक्टर क्रिएट कर देते हैं। बिहेवियर, यहाँ बिहेवियर से क्या रिलेटेड है, बिहेवियर से यहाँ है कि हमें अच्छा खाना, अच्छा सोना और अच्छा पानी पीना। हमारा बिहेवियर कैसा रहता है हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग, कि हम अपने हेल्थ को कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और फिर होता है मेडिकल केयर, जेनेटिक्स भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। अब देखते हैं हम इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में कौन कौन से इवेल्युएशन होते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए कौन कौन से इवेल्युएशन होते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से इवेल्युएशन होते हैं। पहले तो क्या होता है, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। हम इस्टेब्लिश करेंगे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को, जिससे कि क्या होगा कि जो भी पब्लिक की हेल्थ है, जो भी इवेल्युएशन हो रहा है उसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, उस क्राइटेरिया के बारे में हम जानेंगे। और फिर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर्ड करेंगे कि कौन कौन से इवेल्युएशन पब्लिक के हेल्थ में हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए इस कारण से, कौन कौन से सिस्टमैटिक चेंजेस हो गए, जिसे कि इम्प्रूव करने के लिए इवेल्युएशन की प्रोग्रामिंग करेंगे और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले हम डिटरमाइन करेंगे व्हाट टू बी इवेल्युएटेड। पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि हम इवेल्युएट क्या कर रहे हैं, क्या कौन से क्राइटेरिया को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, कौन से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है इवेल्युएशन का, उसे करेंगे। फिर क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश करेंगे, इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। और फिर हम प्लान करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जिसे हम अप्लाइड करेंगे, किस लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे इकट्ठा करने के लिए। और फिर जो भी रिजल्ट है उसे एनालाइज करेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो किस इवेल्युएशन के लिए या पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और फिर एक्शन लेंगे, अगर फिर से इवेल्युएशन का ज़रूरत पड़ा तो री इवेल्युएट करेंगे, अगर फिर से इवेल्युएशन का ज़रूरत नहीं पड़ा तो हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ के इवेल्युएशन को मेंटेन करने के लिए या उसके बिहाइंड क्या क्या फ्रेमवर्क बनाते हैं हम, कि जो भी इवेल्युएशन कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ की इवेल्युएशन कर रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। डिफाइनिंग स्टेप इन द प्रोग्राम इवेल्युएशन, पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा स्टेप है पब्लिक हेल्थ को इवेलुएट करने के लिए, उसके जो भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम इवेलुएट करेंगे। फिर जो भी हमारा प्रोग्राम है अगर वो इफेक्टिव हुआ इवेलुएशन के लिए तो आगे हम उसे मतलब फर्दर लीड करेंगे, वरना उस प्रोग्राम को या उस इवेलुएशन को हम रिजेक्ट कर देंगे।
समराइज द इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोग्रामिंग इवेल्युएशन। और हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमें इसेंशियल एलिमेंट चाहिए, जो भी इसेंशियल एलिमेंट है उसे हम प्रोग्राम्ड करेंगे, समराइज करेंगे कि ये एलिमेंट्स स्पेसिफिक रूप से ह्यूमन हेल्थ के इवेल्युएशन में बहुत ही ज़रूरी है। मॉनिटर एंड सिस्टमैटिक इवेल्युएशन प्रोटोकॉल फॉर एनी इंटरवेंशन, मतलब कि हम मॉनिटर करेंगे जो भी सिस्टमैटिक इवेल्युएशन हो रहे हैं और फिर उसे मॉनिटर कर लेंगे। अब इवेल्युएशन का टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के इवेल्युएशन हो सकते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, प्रोसेस इवेल्युएशन होता है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है, और उसके बाद इम्पैक्ट इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट इवेल्युएशन होता है, और एक लास्ट इवेल्युएशन जो है वो समरेटिव इवेल्युएशन होता है। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो हम देखते हैं कि समझते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं कि डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। पहला तो हम क्या देखेंगे, डिजीज प्रिवेंशन कवर मेजर नॉट ओनली टू प्रिवेंट द इंसिडेंट ऑफ डिजीज, मतलब कि जो डिजीज का प्रिवेंशन है वो सिर्फ इस क्राइटेरिया को या इस बात को कवर नहीं करता है कि हमें सिर्फ डिजीज, जो भी डिजीज है उसे प्रिवेंट करना ही जो इस उसे प्रिवेंट करना ही डिजीज कंट्रोल या डिजीज प्रिवेंशन कहलाता है, बल्कि इस बात को भी हम डिजीज प्रिवेंशन और डिजीज कंट्रोल कह सकते हैं कि जो भी रिस्क फैक्टर है उसे रिड्यूस करना और इनहिबिट इट्स प्रोग्राम एंड डिग्रेड इट्स आउटकम वंस एक्सेप्टेड। जो भी प्रोग्राम्स हैं उसे डिक्रीज करे, जो भी उसका आउटकम जा रहा है, जो भी उससे आउटकम्स हो रहे हैं उसे हम एक्सेप्ट करें कि ये वाला जो डिजीज है, इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज हुआ है या स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिजीज का हमें प्रिवेंशन और कंट्रोल करना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी prevention aiming to minimize the burden of disease and associated risk factor। जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है या डिजीज कंट्रोल होता है उसका मेन एम क्या रहता है कि जो भी डिजीज का बर्डन है उसे क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, और जो भी रिस्क फैक्टर है उसको भी मिनिमाइज कर देगा। प्रिवेंशन क्या होता है देखते हैं। प्रिवेंशन, it means planning for disease prevention and making effort to prevent health problem and spread of disease। मतलब प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिजीज है, जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है या जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करना, और जो भी ऐसे प्रिवेंशन एफर्ट में जो भी हम कुछ कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रिवेंशन में या इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज में हम इस प्रकार के अगर प्रिवेंशन या इस प्रकार का प्लानिंग करें तो हम जो भी डिजीज है उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके एफर्ट को, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल देखते हैं। इट मीन्स प्रिवेंटिंग एंड हैविंग सेफ्टी मेजर टू स्टॉप इट्स स्प्रेड सेपरेट। कि जो कंट्रोल होता है उससे मीन्स क्या होता है, रोकना, कंट्रोल करना। इसका मतलब होता है प्रिवेंट एंड हैविंग टू सेफ्टी मेजर टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। जो भी डिजीज रहता है उसके फैलने से उसे हम स्टॉप करेंगे, रोकेंगे कि वो ज़्यादा फैले ना, और उसके सेफ्टी को मेजर करेंगे और कंट्रोल कर लेंगे उसे। फिर some important point for control and prevention of disease। कुछ important point हम देखते हैं कि जो भी डिजीज है उसे कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंशन करने के लिए कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे हम देखेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अवॉइड ओवर क्राउडिंग, मतलब कि ओवर क्राउडिंग जो होती है उसे हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना आया था तो उसमें क्या हुआ था, अगर जो भी पर्सन्स है वो अगर एक क्राउड में जा रहे थे तो जो कोरोना हो रहा था वो एक से दो, दो से चार, वो ऐसे फैल रहा था। तो हमें क्राउड में बिल्कुल नहीं जाना है। कीप एनिमल एंड इंसेक्ट अवे फ्रॉम फूड, जो भी हमारा फूड है, जो भी हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें मतलब इंसेक्ट्स और एनिमल से दूर रखना होता है, मतलब सेफ रखना होता है। और एक चीज और है, हैंडल एंड प्रिपेयर फूड केयरफुली, जो भी हम अपना खाना बना रहे हैं उसे केयरफुली प्रिपेयर करना चाहिए, उसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए। और वैक्सीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कोरोना में हर हर एक पर्सन्स को, हर एक पीपल्स को क्या लगा है, वैक्सीन लगी है। किस किस लिए वैक्सीन लगी है, जो भी कुछ डिजीज था, जो भी कोरोना वायरस था, उससे रोकथाम के लिए कि वो ज़्यादा फैले ना। अवॉइड एल्कोहल एंड टोबैको, टोबैको और एल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना है, जिससे कि वो हमारे हेल्थ को ज़्यादा अफेक्टेड ना करे, ज़्यादा अफेक्ट ना करे। मेंटेन दी पर्सनल हाइजीन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पर्सनल्स के हेल्थ में मेजर इम्पोर्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। कि अगर जो पर्सन है या जो पर्सनल है वो खुद की हाइजीन को मेंटेन करेगा ना, तो जो इसका हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। रेगुलर एंड रूटीन चेकअप, रेगुलर एंड रूटीन चेकअप से यहाँ क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, सभी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए जो कि हेल्थ को चाहिए। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन कौन से लेवल होते हैं कि कौन कौन सा लेवल होता है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्थ को। पहला तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, जब हमें कुछ होता है प्राइमरी लेवल पे तो उसे हम उसी समय कंट्रोल करें या प्रिवेंट करें, नहीं तो वो ज़्यादा फैल जाएगा, सेकेंडरी लेवल पहुंच जाएगा। अगर वो सेकेंडरी लेवल पहुंच गया तो फिर अगर सेकेंडरी लेवल से वो प्रिवेंट हुआ, कंट्रोल हुआ, तब तो सही है, नहीं कंट्रोल हुआ तो वो टर्सरी लेवल पे पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज में सोशल सोशल कॉजेज, डिजीज के सोशल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। स्टेट और कंडीशन व्हेन देयर इज ए माल फंक्शनाइजिंग ऑफ बॉडी और माइंड, काज ऑफ डिजीज इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोई भी डिजीज कॉज करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है और बॉडी होता है वो किसी भी काम करने से या कोई भी प्रॉपर या कोई भी करेक्ट काम करने से, किसी सही काम करने से असमर्थ रहता है। कोई भी काम हो उसे करने में असमर्थ रहता है। कोई भी पर्सन है अगर वो फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब है या उससे कोई काम नहीं किया जा रहा है, मतलब वो असमर्थ है कुछ भी करने के लिए, कोई भी कंडीशन में। ये जरूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही वो अप्लाई हो, कोई भी कंडीशन हो, उसका जो बॉडी है या माइंड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर वो कॉजेज है, अफेक्टेड है, जिसे हम डिजीज कहते हैं या जिसे हम डिजीज कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड एन इन्फेक्शन डिजीज एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद डिजीज स्टेट में भी फिजिकली, मेंटली और सोशली। ये होता है ना, अगर हमारा फिजिकल जो है वो अच्छा नहीं है, या हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, या किसी भी सोशली या सोशल बात को लेके हम डिस्टर्ब हैं, जिससे कि हमारे हेल्थ पे वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, और जिससे कि सोशल कॉज डिजीज के सोशल कॉजेज हो सकते हैं। अब कौन से डिजीज के ऐसे सोशल कॉजेज होते हैं वो हम देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हो गया, जैसे अभी कोरोना आया, इसमें बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। इसमें क्या हुआ कि वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लगे, जिससे कि उनको ये अच्छा नहीं लगने लगा, मतलब वो ये नहीं देख, वो उनको ऐसा लगने लगा कि समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, कि मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, मतलब उसके पास नौकरी नहीं है। या ऐसे लाइफ में बहुत सारे चढ़ाव और उतार आते रहते हैं, जिससे कि आदमी वो खुद ही मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहता है।
सोशल एंड कल्चर चेंजेस, ये एक चीज़ और होता है, अगर जो समुदाय है या जो भी समाज है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ गया या कोई भी कल्चर में इंस्टेंट चेंज आ गया जिससे कि हमारे हेल्थ पे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस कंडीशन, आजकल क्या होता है, आजकल के जो युवा हैं और जो भी पीपल्स हैं वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, जिससे कि वो एक सोशल कॉजेज ही कह सकते हैं हम। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब सोशल कॉजेज में आते हैं। आप देखते हैं सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक, सिक की सोशल बीमारी की सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम देखते हैं कि हम बीमारी कहते किसे हैं। सिक मे बी डिफाइन एज हु इज फिजिकली इल, मतलब हम सिक को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो कोई फिजिकली, मतलब बीमार, अपने आप को ऐसा फील करता है कि वो फिजिकली किसी भी काम को करने के लिए या फिजिकली वो मतलब असमर्थ है, फिजिकली वो कर ही नहीं सकता। सम टाइम मेंटली इल, और उसको सेम टाइम मेंटली इल, उसको ऐसे ही सेम टाइम क्या लगता है कि वो फिजिकली भी इल है और मेंटली भी वो डिस्टर्ब चल रहा है, जिसे हम सिक कह सकते हैं। देयर आर 7 प्रॉब्लम दैट कॉज सिक्स, 7 प्रॉब्लम, देयर इज 7 प्रॉब्लम है जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिक के कॉजेज हैं, जैसे ब्रेन ड्रेन हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो गया, वही कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, या अगर आप मतलब अच्छा खासा पढ़ लिए हो, कोई भी पढ़ाई कर लिए हो, तो मतलब कोई नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे और जिससे कि हेल्थ पे वो बहुत बड़ा या बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डालता है। सोशल रिलेशनशिप, आपका समुदाय के साथ या लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपको ये लगेगा कि पर्सनल आदमी से या किसी और से हमारा जो व्यवहार है वो कैसा है। इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी हो गया। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके पास है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट रहोगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, अगर कम्युनिकेट आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तो जो आपका हेल्थ है वो प्रॉपर वे में नहीं रहेगा। और फिर हो गया ई लिटरेसी और एक डाइनिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था वो ख़त्म हो गया। और हाँ, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।